आप सुन रहे हैं समाचार फॉर मीडिया का पॉडकास्ट। मीडिया और एडवर्टाइजिंग जगत की हर बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव इनसाइट्स और ट्रेंड्स अब सीधे आपके पास। 1. हिंदुस्तान टाइम्स से फिर जुड़ी मेधा श्री दहिया। हिंदुस्तान टाइम्स में मेधा श्री दहिया की वापसी हुई है। कंपनी ने उन्हें एडिटर के पद पर नियुक्त किया है। वो अखबार के एंटरटेनमेंट, फीचर्स और लाइफस्टाइल EFL सेक्शन के सोशल मीडिया स्ट्रेटजी, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभालेंगी। अपनी नई भूमिका में मेधा श्री दहिया HT सिटी और हिंदुस्तान टाइम्स के अन्य EFL सेक्शंस के लिए सोशल मीडिया ग्रोथ बढ़ाने पर काम करेंगी। इसके अलावा वो अवार्ड्स, शो, इवेंट्स और अन्य स्पेशल प्रोजेक्ट्स को तैयार करने और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी निभाएंगी। वो हिंदुस्तान टाइम्स की चीफ मैनेजिंग एडिटर एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल सोनल कालरा को रिपोर्ट करेंगी। बता दें कि हिंदुस्तान टाइम्स के साथ मेधा श्री दहिया की ये दूसरी पारी है। इससे पहले वो HT सिटी के साथ करीब 7.5 साल तक जुड़ी रही थी और वर्ष 2020 में यहां से बाय बोल दिया था। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने सिटी और कल्चर सहित कई बीट्स की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद मेधा श्री ने OS.me में एडिटर इन चीफ के रूप में काम किया। फिर वो अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद द्वारा सहस्थापित ट्रैवल बेस्ट सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लर्जर से जुड़ी, जहां उन्होंने हेड ऑफ कंटेंट एंड कम्युनिकेशन की भूमिका निभाई। हिंदुस्तान टाइम्स में वापसी से पहले मेधा श्री दहिया जाने माने सोशल मीडिया ऐप वाइल्डर में हेड कस्टमर सक्सेस के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी, जहां उन्होंने केवल 4 महीनों में यूजर बेस को दोगुना करने में सफलता हासिल की। इसके अलावा उन्होंने ब्रांड्स, संस्थानों और प्रभावशाली हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां भी की, जिससे ऐप की लोकप्रियता बढ़ी। मेधा श्री को तमाम प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, BCCL टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रिएटिव नेस्ट मीडिया आदि में काम करने का 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। इसके अलावा वो तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स और मीडिया संस्थानों के लिए नियमित तौर पर लिखती रहती है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ITV नेटवर्क ने इस बड़े पद पर अक्षांश यादव को किया नियुक्त। देश के प्रमुख मीडिया नेटवर्क्स में शामिल ITV नेटवर्क ने अपने डिजिटल बिजनेस के लिए अक्षांश यादव को चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। मीडिया इंडस्ट्री में 1 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले अक्षांश ने पूर्व में ABP न्यूज, जी न्यूज और इंडिया टुडे ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। मीडिया इंडस्ट्री के अलावा अक्षांश को फिनटेक और डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेक्टर का भी खासा अनुभव है। उन्होंने केनरा HSBC इंश्योरेंस के साथ काम करते हुए भारत में उनके डिजिटल बिजनेस को सफलतापूर्वक लॉन्च करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा वो इंश्योरेंस देखो और कार देखो से भी जुड़े रहे हैं। अक्षांश ने IDPLZ मीडिया में चीफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगुवाई की थी। उनके नेतृत्व में विन न्यूज और जी बिजनेस के मोबाइल एप्लीकेशन को नए रूप में लॉन्च किया गया। साथ ही DNA वेबसाइट को भी नए अवतार में प्रस्तुत किया गया। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अक्षांश ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों में शुमार MICA से MBA किया है। इसके अलावा उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मशीन लर्निंग में लाइसेंशिएट डिग्री भी हासिल की है। अपनी नियुक्ति के बारे में अक्षांश यादव का कहना है, ITV नेटवर्क के साथ जुड़कर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं, खासकर ऐसे समय में जब डिजिटल मीडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेरा फोकस अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग करके हमारे दर्शकों के लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट एक्सपीरियंस तैयार करने पर होगा। मौजूदा समय में यूजर एंगेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस के जरिए ITV नेटवर्क को डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए तत्पर हूं। वहीं इस नियुक्ति के बारे में ITV नेटवर्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभय ओझा का कहना है, मीडिया इंडस्ट्री में अक्षांश की विशेषज्ञता और तकनीकी समझ ITV नेटवर्क के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
उनकी लीडरशिप में इनोवेटिव सॉल्यूशंस विकसित किए जाएंगे, जिससे हमारे दर्शकों का अनुभव बेहतर होगा और हमारी डिजिटल स्ट्रैटेजी को और मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। इन्फ्लुएंसर्स के लिए रेटिंग व डिस्क्लेमर अनिवार्य करने की तैयारी में MIB। रिपोर्ट। भारतीय सरकार 50 लाख से अधिक फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक आचार संहिता पेश करने की तैयारी में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य ऑनलाइन अश्लील और भद्दे कंटेंट पर अंकुश लगाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित दिशा निर्देशों के तहत इन्फ्लुएंसर्स को अपनी सामग्री की रेटिंग देनी पड़ सकती है और साथ ही डिस्क्लेमर भी शामिल करना पड़ सकता है। ये कदम उस विवाद के बाद आया है जिसमें पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया शामिल थे। उनके इंडियाज गॉट लैटिन शो पर दिए गए अनुचित बयान की व्यापक निंदा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि कोर्ट ने अल्लाहबादिया को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी, लेकिन यह भी कहा उनके दिमाग में जो गंदगी थी वो इस कार्यक्रम के जरिए उगली गई है। ऐसे मामलों को देखते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़े नियमों की जरूरत पर जोर दिया। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनों को और कड़ा करने की जरूरत है। वैष्णव ने डिजिटल युग में पारंपरिक संपादकीय जांच की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया, जिससे अनियंत्रित और अक्सर भद्दी सामग्री सामने आ रही है। उन्होंने संसदीय स्थायी समिति से इस मुद्दे को प्राथमिकता देने और मजबूत कानूनों के लिए आम सहमति बनाने का आग्रह किया। ये विकास उस समय हो रहा है जब कंटेंट क्रिएटर्स पिछले साल प्रस्तावित मसौदा कानून को लेकर चिंतित हैं। ये कानून प्रसारण सेवाओं को विनियमित करने का प्रयास करता है, जिससे केंद्र सरकार को प्रसारण नेटवर्क का बिना पूर्व सूचना निरीक्षण करने और उल्लंघन की आशंका होने पर उपकरण जब्त करने का अधिकार मिल सकता है। आलोचकों का कहना है कि ऐसे उपाय सेंसरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं और डिजिटल मीडिया सामग्री पर सरकारी नियंत्रण को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। डिजिटल परिदृश्य के विकास के साथ भारतीय सरकार के सामने ये चुनौती है कि वो नियमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखे, ताकि सामग्री सामाजिक मानकों के अनुरूप रहे, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन न हो। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। ईडी ने BBC इंडिया पर लगाया ₹3.40 करोड़ का जुर्माना, 3 डायरेक्टर्स पर भी कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघनों के आरोप में BBC इंडिया पर 3.44 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एजेंसी ने BBC के 3 डायरेक्टर्स पर भी अलग अलग 1.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई उस मामले में हुई है जिसे प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल पहले प्रसारण कंपनी के खिलाफ दर्ज किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल जुर्माना राशि 3,44,48,850 रुपए है। इसके अलावा BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर पेनाल्टी नहीं जमा करने की स्थिति में प्रतिदिन 5,000 रुपए के जुर्माने का प्राविधान है। ये जुर्माने की राशि 15 अक्टूबर 2021 से ली जाएगी। 3 डायरेक्टर्स जाइल्स एंथनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स पर अलग अलग 1,14,82,950 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि वे कथित उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की निगरानी कर रहे थे। ईडी की ये कार्रवाई 4 अगस्त 2023 को BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया, उसके 3 डायरेक्टर्स और वित्त प्रमुख को भेजे गए एक कारण बताओ नोटिस के बाद की गई है, जिसमें फेमा नियमों के कई उल्लंघनों का हवाला दिया गया था। ये जांच उस समय शुरू की गई थी जब फरवरी 2023 में आयकर विभाग ने BBC के दिल्ली कार्यालय में सर्वेक्षण किया था। इस मामले से जुड़े छापे फरवरी में दिल्ली और मुंबई स्थित BBC के कार्यालयों में मारे गए थे। 3 दिन तक चली इस कार्रवाई के बाद सरकार ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी थी। हालांकि इस बयान में BBC का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन सरकार ने कहा था कि संगठन के कामकाज से जुड़े ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो दर्शाते हैं
कि कुछ रेमिटेंस पर कर नहीं चुकाया गया है और इसे भारत में समूह की विदेशी इकाइयों द्वारा आय के रूप में घोषित नहीं किया गया था। बयान में कहा गया, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 113 के तहत एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनी की समूह इकाइयों के व्यावसायिक परिसरों पर दिल्ली और मुंबई में सर्वेक्षण कार्रवाई की गई। ये समूह अंग्रेजी, हिंदी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट विकसित करने, विज्ञापन बिक्री और बाजार समर्थन सेवाओं के व्यवसाय में शामिल है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। मीडिया सेक्टर के शेयरों में दिखा उतार चढ़ाव व स्थिरता का मिला जुला असर। पिछले हफ्ते मीडिया स्टॉक्स में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जहां एनडीटीवी और ZMCL ने मजबूत बढ़त दर्ज की। वहीं ZEL और नेटवर्क 18 जैसी कंपनियों के शेयर सीमित दायरे में बने रहे। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ZEL ने सप्ताह की शुरुआत 97 रुपए 43 पैसे पर की, लेकिन पहले ही दिन इसका भाव 96 रुपए 35 पैसे तक गिर गया। हालांकि शुक्रवार को इसने 101 रुपए 77 पैसे का साप्ताहिक उच्चतम स्तर छुआ, लेकिन अंत में 97 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते हल्की उथल पुथल के बावजूद ये शेयर लगभग अपने शुरुआती स्तर पर बंद हुआ। नेटवर्क 18 ने 46 रुपए 37 पैसे पर कारोबार की शुरुआत की और सप्ताह के दौरान इसका सबसे निचला स्तर 45 रुपए रहा। शेयर ने 48 रुपए 34 पैसे का उच्चतम स्तर छुआ, लेकिन शुक्रवार को 46 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ। इस हलचल के बावजूद स्टॉक सीमित दायरे में बना रहा, जिससे ये स्थिरता का संकेत देता है। जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड ZMCL ने 13 रुपए 77 पैसे पर ओपनिंग की, लेकिन मंगलवार को ये 12 रुपए 79 पैसे के साप्ताहिक निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद इसमें लगातार सुधार देखने को मिला और ये 15 रुपए 21 पैसे के उच्चतम स्तर तक पहुंचा। सप्ताह का समापन 14 रुपए 72 पैसे पर हुआ, जो सकारात्मक रुझान को दर्शाता है। एनडीटीवी ने पूरे सप्ताह मजबूती दिखाई। स्टॉक की शुरुआत 127 रुपए 23 पैसे से हुई, लेकिन शुरुआती दिनों में ये 120 रुपए 54 पैसे तक गिर गया। इसके बाद इसमें तेजी आई और शुक्रवार को 128 रुपए 31 पैसे का उच्चतम स्तर छूने के बाद ये 131 रुपए पर बंद हुआ। इस उछाल से निवेशकों के मजबूत भरोसे का संकेत मिलता है। टीवी टुडे नेटवर्क ने स्थिरता बनाए रखी और हल्की बढ़त दर्ज की। इसने 162 रुपए 52 पैसे पर कारोबार शुरू किया और मामूली गिरावट के साथ 161 रुपए 66 पैसे तक पहुंचा। हालांकि शुक्रवार को ये 169 रुपए के साप्ताहिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा और अंत में 165 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ, जिससे इसके स्थिर विकास का संकेत मिलता है। एचटी मीडिया ने 19 रुपए 33 पैसे पर कारोबार शुरू किया और पूरे हफ्ते एक संकीर्ण दायरे में ट्रेड करता रहा। इसका न्यूनतम स्तर 18 रुपए 86 पैसे और अधिकतम 20 रुपए 17 पैसे रहा। स्टॉक 19 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ, जिससे ये संकेत मिलता है कि इसमें सीमित हलचल देखी गई। जागरण प्रकाशन में दिलचस्प रुझान देखने को मिला। इसने सप्ताह की शुरुआत में 72 रुपए 50 पैसे का उच्चतम स्तर छुआ, लेकिन बाद में 70 रुपए 40 पैसे तक गिर गया, जो सप्ताह का निचला स्तर रहा। इसके बाद ये स्थिर हुआ और 71 रुपए 48 पैसे पर बंद हुआ, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि इसमें किसी खास दिशा में तेज गति नहीं दिखी। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सेट टॉप बॉक्स बदलने का झंझट होगा खत्म। TRAI की सिफारिशों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। देश भर में सेट टॉप बॉक्स यूजर्स के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही अब सर्विस प्रोवाइडर बदलने पर उन्हें नया सेट टॉप बॉक्स लेने की जरूरत नहीं होगी। पहले यदि कोई यूजर टाटा स्काई से एयरटेल DTH पर स्विच करता था तो उसे नया सेट टॉप बॉक्स लेना पड़ता था, लेकिन अब इससे छुटकारा मिल जाएगा। दरअसल भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI ने सभी प्रसारकों के बीच एक ही सेट टॉप बॉक्स के उपयोग की सुविधा देने और स्वैच्छिक रूप से बुनियादी ढांचे को साझा करने की सिफारिश की है। इसके अलावा ट्राई ने IPTV सेवा प्रदाताओं के लिए
न्यूनतम नेटवर्थ की अनिवार्यता को कम करने का भी सुझाव दिया है, जिससे सेट टॉप बॉक्स बदलने की परेशानी खत्म हो सकेगी। कारोबारी सुगमता को बढ़ावा। ट्राई ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए सेवा प्राधिकरणों की संरचना पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। ये नया अधिनियम 1885 के टेलीग्राफ कानून की जगह ले चुका है। नियामक ने स्पष्ट किया कि इन सिफारिशों का उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में विकास को गति देना और व्यवसायों के संचालन को सरल बनाना है। इसके तहत प्रसारण सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के बीच बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति देने की सिफारिश की गई है। ट्राई ने कहा कि जहां भी तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव हो, बुनियादी ढांचे का साझा उपयोग किया जाना चाहिए। ईकचरा कम करने की पहल। ट्राई की इन सिफारिशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प प्रदान करना और ईकचरे को कम करना है। इसके तहत विभिन्न डीटीएच सेवाओं के लिए एक ही सेट टॉप बॉक्स के उपयोग की सुविधा देने की बात कही गई है। इसके अलावा ट्राई ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आईपीटीवी सेवाएं देने की न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए की शर्त को हटाने का सुझाव दिया है। साथ ही रेडियो प्रसारण सेवाओं को तकनीकी रूप से अधिक उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। टीआरआई ने प्रसारण सेवाओं के लिए सेवा प्राधिकरण ढांचे पर जारी की सिफारिशें। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टीआरआई ने शुक्रवार को दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं में प्रावधानों के लिए सेवा प्राधिकरण ढांचे पर अपनी सिफारिशें जारी की हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिए लाइसेंस अनुमति पंजीकरण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एमआईबी द्वारा जारी किए जाते हैं। इनमें टेलीविजन चैनल अपलिंकिंग, डाउनलिंकिंग, टेलीपोर्ट सहित एसएनजी, डीएसएनजी, डीटीएच, हिट्स, आईपीटीवी, एफएम रेडियो और सामुदायिक रेडियो स्टेशन सीआरएस शामिल है। सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को निरस्त करता है। हालांकि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 31 के तहत टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा, जो निर्धारित शर्तों, शुल्क और अन्य नियमों के अधीन होगा। एमआईबी ने 25 जुलाई 2024 को टीआरआई से दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप प्रसारण सेवाओं के प्राधिकरण के लिए नियम और शुल्क पर अपनी सिफारिशें देने का अनुरोध किया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में टार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत प्रसारण सेवाओं के लिए सेवा प्राधिकरण ढांचे पर एक परामर्श पत्र जारी किया और हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित की। प्राप्त टिप्पणियों को टीआरआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और इस प्रक्रिया के तहत 18 दिसंबर 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा ओएचडी आयोजित की गई। प्राप्त टिप्पणियों और चर्चा के आधार पर टीआरआई ने मौजूदा प्रसारण नीति दिशा निर्देशों का विश्लेषण किया और सरकार के विचाराधीन पहले की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सेवा प्राधिकरणों के नियमों को सरल बनाया। ये सिफारिशें प्रसारण उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और व्यापार सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। सेवा प्राधिकरण का नया ढांचा। टीआरआई ने प्रसारण सेवाओं के लिए 2 अलग-अलग सेट की शर्तों और नियमों की सिफारिश की है। पहला सेट उन संस्थाओं के लिए जो प्रसारण सेवा प्राधिकरण प्राप्त करना चाहती है। दूसरा सेट उन संस्थाओं के लिए जो प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद सेवाएं प्रदान करेंगी। ये नियम द प्रसारण ग्रांट ऑफ सर्विस ऑथराइजेशन रूल्स और द प्रसारण टेलीविजन चैनल प्रसारण, टेलीविजन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियो प्रसारण सर्विसेज रूल्स में लागू किए जाएंगे। प्रसारण सेवा के लिए अनुशंसित प्राधिकरण। टीआरआई ने टेलीविजन चैनल प्रसारण, सैटेलाइट ग्राउंड आधारित न्यूज एजेंसी, टेलीपोर्ट, लाइव इवेंट न्यूज की अपलिंकिंग, डीटीएच, हिट्स, टेरेस्ट्रियल रेडियो, सामुदायिक रेडियो और लो पावर स्मॉल रेंज रेडियो सेवा के लिए प्राधिकरण की सिफारिश की है। मुख्य सिफारिशें।
प्रसारण सेवा प्राधिकरण दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 31 के तहत प्रदान किया जाएगा, जिससे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। सेवा प्राधिकरण के नियम दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 56 के तहत अधिसूचित किए जाएंगे। सेवा प्राधिकरण एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में जारी किया जाएगा, जिसमें आवश्यक विवरण शामिल होंगे। समान सेवाओं के लिए सेवा शर्तों का सामंजस्य स्थापित किया गया है, जिसमें पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक जानकारियां शामिल हैं। मौजूदा लाइसेंस धारकों के लिए नई व्यवस्था में स्थानांतरण स्वैच्छिक होगा और उनके लाइसेंस की समाप्ति तक मान्य रहेगा। प्रसारण सेवाओं के लिए स्थानांतरण के दौरान कोई प्रोसेसिंग शुल्क या एंट्री फीस नहीं लगेगी। ग्राउंड आधारित टेलीविजन चैनल प्रसारण और लो पावर स्मॉल रेंज रेडियो सेवा को नए प्राधिकरणों में जोड़ा गया है। प्रसारण सेवा प्रदाताओं और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के साथ बुनियादी ढांचे की साझेदारी की अनुमति दी गई है। टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं के लिए इंटरऑपरेबल सेट टॉप बॉक्स STB अपनाने की सिफारिश, जिससे उपभोक्ताओं की पसंद बढ़ेगी और इकचरा कम होगा। इंटरऑपरेबल STB और टेलीविजन सेटों के लिए मानक निर्धारित करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर टेक को जिम्मेदारी दी गई है। IPTV सेवा प्रदान करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल संपत्ति नेटवर्थ की शर्त हटाने की सिफारिश। रेडियो प्रसारण सेवाओं को तकनीकज्ञवादी टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक बनाने और डिजिटल तकनीक को अपनाने की अनुमति दी गई है। टेरेस्ट्रियल रेडियो सेवा का प्राधिकरण स्पेक्ट्रम नीलामी से अलग किया जाएगा और इसके लिए अलग से स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। टेरेस्ट्रियल रेडियो सेवा प्रदाताओं को रेडियो चैनलों के प्रसारण के साथ साथ इंटरनेट पर भी समान कंटेंट स्ट्रीम करने की अनुमति होगी, लेकिन बिना उपयोगकर्ता नियंत्रण के। MIB को रेडियो प्रसारण सेवा प्रदाताओं के लिए अलग प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। प्रसारण सेवाओं के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का सामंजस्य स्थापित किया गया है। विशेष रूप से टेलीविजन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सेवाओं के शुल्क और शर्तों को दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप बनाया गया है। आपातकालीन और आपदा स्थितियों के लिए विशेष प्रावधानों की सिफारिश, जिससे ऐसी परिस्थितियों में सेवाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित किया जा सके। TRA की सिफारिशों के बिना सेवा शर्तों में संशोधन नहीं किया जा सकेगा जब तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला न हो। TRA की वेबसाइट पर सिफारिशें उपलब्ध। TRA ने अपनी सभी सिफारिशें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है। इससे पहले 30 अक्टूबर 2024 को TRA ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत टेलीविजन, रेडियो और केबल सेवाओं को एकीकृत करने का प्रस्ताव रखने वाला एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस प्रस्ताव से भारत के मीडिया नियामक ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है। परामर्श पत्र में ये उल्लेख किया गया कि DTH, हिट्स, IPTV और FM रेडियो जैसी सेवाएं वर्तमान में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस के माध्यम से संचालित होती है, लेकिन दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत इन सेवाओं के प्राधिकरण को धारा 31 के तहत स्थानांतरित करना आवश्यक होगा। TRA ने स्पष्ट किया कि नए अधिनियम के तहत प्रसारण सेवाओं की नीतियों को पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है, ताकि सेवा प्राधिकरण की शर्तों को नए कानून के अनुरूप बनाया जा सके। अगर आप पत्रकारिता, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल मीडिया, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हैं या इससे जुड़ी अहम खबरों में रुचि रखते हैं, तो समाचार फॉर मीडिया का पॉडकास्ट आपके लिए परफेक्ट सोर्स है। अगर आप समाचार फॉर मीडिया का न्यूज़लेटर पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे वेबसाइट विजिट करें और सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज़लेटर और पाएं मीडिया इंडस्ट्री की ब्रेकिंग न्यूज, टॉप मीडिया प्रोफेशनल्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, डिजिटल और एडवर्टाइजिंग की नई रणनीतियां, न्यूज ब्रॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया के लेटेस्ट अपडेट। तो अपडेट रहें और आगे बढ़ें।